Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. मेरे प्यारे बच्चों, I welcome you all in this orientation session on MA1 Management Information. मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों ने फाउंडेशंस एंड अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन लिया है और जब तुम फाउंडेशंस एंड अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन लेते हो तो तुम्हें नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर तुम आ गए हो, इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर हम तुमको एक फाउंडेशन देना चाहते हैं। जैसे कभी एक घर बनता है ना, तो जब भी घर बनते हैं या बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनती हैं या बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग की सबसे पहले फाउंडेशन सेट की जाती है। जितनी ऊंची इमारत उतनी अच्छी चाहिए फाउंडेशन। जितना ऊपर तुम करियर में जाना चाहते हो उतनी अच्छी होनी चाहिए है तुम्हारी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी की कोर्सेज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फाउंडेशंस डेवलप करने के ऊपर काम किया करेंगे। हम तुम्हें समझाएंगे कि आखिरकार जो अल्टीमेट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी बेसिक्स, उसकी रूट्स कहां से पैदा होती है। क्लियर होती है बात? तो मेरे दोस्तों, मैं पहले दिन से इस ओरिएंटेशन सेशन से तुम सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि तुम सब लोग एक बहुत अच्छे मकाम के अंदर और एक बहुत अच्छी चीज के अंदर एंटर होने जा रहे हो। और क्योंकि तुम एक बहुत शुभ काम करने जा रहे हो, तुम एक बहुत अच्छी चीज के अंदर एंटर होने जा रहे हो, तो अपने आप को फुली एनर्जेटिक कर लो, फुली मोटिवेटेड कर लो। क्योंकि जिस चीज के अंदर तुम एंटर होने जा रहे हो, जिस फील्ड के अंदर तुम एंटर होने जा रहे हो, वहां अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखी हुई है, बहुत इज्जत रखी हुई है। ये बात सच है कि शुरू के अंदर तुम लोगों को बहुत हो सकता है कि टफ लगे चीजें, हो सकता है कि चंद एक आध जगहों पे तुम्हें मुश्किलात भी पेश आए, लेकिन ये बात याद रखना कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि व्हाट एवर कम्स ईजी इज जस्ट नॉट वर्थ इट। अक्सर जिंदगी में जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाया करती हैं उनकी वो वर्थ ही नहीं होती। जो चीजें मुश्किल से हासिल होती हैं वो ही चीजों की असल इंसान को वर्थ पता होती है और उसी से अच्छा रिटर्न आ रहा होता है। तो तुम एक बहुत अच्छी फील्ड के अंदर एंटर होने जा रहे हो और इस बहुत अच्छी फील्ड के अंदर एंटर होने का दरवाजा आज का सेशन है। क्लियर होती है बात? तो मेरे दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर अडू हम बात स्टार्ट करेंगे फाउंडेशंस एंड अकाउंटेंसी के शायद पहले पेपर के ऊपर, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? MA1। इसको कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MA1। क्लियर मेरे दोस्तों? बात तो हमें करनी है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के पेपर के ऊपर, लेकिन अक्सर इंटरेस्ट तब तक पैदा नहीं होता सब्जेक्ट के अंदर, कोर्स के अंदर, जब तक आपको पढ़ाने वाले के बारे में ना पता हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स देखते हैं ना, तो वो स्पोर्ट्स अक्सर किसी प्लेयर की वजह से देख रहे होते हैं। वो प्लेयर अच्छा लगता है तो वो टीम भी अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के अंदर भी जो एक्टर पसंद आ जाता है तो उस एक्टर का नाम सुन के हम जो है वो मूवी देखने पहुंच जाते हैं। नहीं पता मूवी की स्क्रिप्ट क्या है, नहीं पता मूवी के अंदर होगा क्या, नहीं पता कि मूवी के अंदर मजा आएगा या नहीं आएगा, पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे, ये सारी चीज़ों का नहीं पता होता। लेकिन अगर आपको एक्टर का पता होता है तो कम से कम भरोसा ज़रूर होता है कि यार ये इतना भी बुरा कुछ नहीं कर सकता, चलो चल के देख के तो आते हैं। भाई देखो, इस मूवी का, ये जो जिस मूवी के अंदर तुम एंटर होने जा रहे हो, MA1 की मूवी, इस मूवी का एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारा सब कुछ हेड मैं ही हूँ। मैं हूँ कौन? मेरे दोस्तों, मेरा नाम है यासिर यामीन। शायद नाम सुना ही होगा, शायद नाम नहीं सुना होगा। नहीं नाम सुना तो खूब समझ लीजिए कि मेरा नाम यासिर यामीन है। प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मल्टीपल बॉडीज से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास फेलो चार्टर्डशिप है, यानी मैं फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूँ। मैं फेलो ACCA मेंबर हूँ फ्रॉम द बॉडी ACCA। इसके अलावा बेटा मैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको ACA कहते हैं, मैं ACA हूं फ्रॉम ICAEW। दुनिया की नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स। दुनिया की बहुत पुरानी बॉडी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, ICAEW, वहां से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। इसके अलावा बेटा मैंने ACMA किया हुआ है। मेरे पास एक और टाइटल है ACMA, एसोसिएटेड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको मैंने किया है ICMAP से, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। बेटा फिर इसके अलावा मेरे पास एक और डिग्री है विच इज BSc ऑनर्स इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। बेटा ये है मेरा एकेडमिक प्रोफाइल।
और आप यकीन जानिए ये सारा एकेडमिक प्रोफाइल जो बना है, जो समझ लो रद्दी बराबर चीज़ें बैठी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत अल्टीमेटली हुई थी एसीसीए से। और वही शुरुआत अल्टीमेटली आप लोग करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा इस बात के ऊपर कि आप भी उसी बात पे चलने जा रहे हैं जहां पे आपके शायद होने वाले उस्ताद चले। तो आप वही पाथ चूज कर रहे हैं जिन पे बड़े करम हुए हैं, जिन पे बहुत जो है एहसानात हुए हैं इस दुनिया के अंदर, जिसपे बहुत इज्जत मिली है, अल्लाह का शुक्र है, आप उसी बात पे चलने लगे हैं। तो इस बारे में आपको मुबारकबाद। बेटा, प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पिछले 13-14 साल से। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो पिछले 13-14 साल से आई बीन वर्किंग प्रोफेशनली एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड माई करियर इनिशियली फ्रॉम एन ऑडिट फर्म। और मैं सिर्फ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी काम करते रहते, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने बहुत जगह काम करवाया। लेकिन जनरली मैंने जो अपना करियर का स्टार्ट किया था, वो करियर का स्टार्ट मैंने एज एन ऑडिटर किया था। मैं ऑडिट के अंदर था, एक्सटर्नल ऑडिट के फंक्शन के अंदर था। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है ये आप इंशाल्लाह ताला डिटेल में आगे चल के अपनी ईसीसी की स्टडीज़ के अंदर देखेंगे। तो मैंने डिलॉयट विच इज़ अ बिग 4 फर्म, ठीक है, बिग 4 फर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आर्टिकलशिप मैंने स्टार्ट करी। ऑडिटर रहने के बाद मैं थोड़े अरसे के लिए, ऑल्दो कि मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर भी गया था, लेकिन वो इतना छोटा अरसा था कि मैं अक्सर उसको बताना ज़रूरी नहीं समझता। तो मैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक का अरसा अपना थोड़ा स्किप कर दूं। बैंकों के बारे में मैं थोड़ा सा वैसे भी इतनी बात नहीं करता, तो मैं अगर उस एरिया को अपने स्किप करूं तो उसके बाद बेटा मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर, गदून टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उनकी ऑडिट करवाना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो शेयर होल्डर तक पहुंचाना, वो सारा प्रोसेस करना, एज अ समझ लो मैनेजर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मैंने वहाँ पे काम किया। और अपनी सारी स्किल्स जो कि अब उस वक्त तक सीखी भी थी वो वहाँ पे अप्लाई करी, और बहुत सारी स्किल्स और डेवलप कर ली, बहुत सारी स्किल्स और सीख ली। बेटा उसके बाद फॉर द लास्ट लाइक 8 to 9 years, like 8 years or so, I've been working with a multinational company known as Siemens Pakistan. So I've been working as a financial controller there. तो फाइनेंशियल कंट्रोलर जनरली एक अच्छी पोजीशन होती है मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर। तो रिलेटिवली ऑन अ सीनियर पोजीशन एट माय एज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग। आई बीन वर्किंग नॉट फॉर लाइक 1 or 2 years, आई बीन वर्किंग क्लोज टू अ डेकेड नाउ। अब बिल्कुल एक डेकेड थोड़ा सा अरसे के अंदर पूरा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो टीचर है वो आपके सामने जो बैठा है वो एक एम्पल एक्सपीरियंस लेके बैठा है प्रोफेशनल लाइफ का भी। तो बहुत सारी बातें आप जो मुझसे सीख रहे होंगे ना इस कोर्स के अंदर, वो बहुत सारी बातें ऐसी आ रही होंगी जो आप कहेंगे कि सर आपके दिल से निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँगा जो कि अल्टीमेटली मेरे दिल से निकली। वो बातें हैं जो कि मैंने खुद जिंदगी में विटनेस करी, और मैं जानता हूँ कि तुम भी विटनेस करोगे। तो बहुत सारी समझ लो लर्निंग, बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी ग्रूमिंग तुम्हारी होती चली जाएगी जैसे जैसे तुम इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ते चले जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन टीचिंग एज वेल। जितने साल से मैं काम कर रहा हूँ लगभग उतने ही साल से, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो जनरली मैंने करियर की शुरुआत की थी छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए। मैं पहले पढ़ाता था, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मैंने 3 क्लास, 5 क्लास, नर्सरी, 8 क्लास, 9 क्लास सब लोगों को पढ़ाया। थोड़े से और बड़े हो गए तो ये जो इंटरमीडिएट बीकॉम वाले लोग होते हैं इनको पढ़ाया। असल फिर मैंने अच्छा खासा अरसा गुजारा ओ लेवल्स के अकाउंटिंग पढ़ाने के अंदर। अच्छा खासा अरसा मैंने अपनी ओ लेवल्स की अकाउंटिंग पढ़ाई, और फिर अल्टीमेटली कोई 13-14 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ACCA की पढ़ाने के अंदर शिफ्ट कर जाऊंगा। तो पिछले 13-14 साल से, जब मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए, तो मैं कहता हूँ मुझे ACCA पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए। सो फॉर द पास्ट 13-14 years अल्हम्दुलिल्लाह I've been continuously teaching ACCA. I have taught various subjects. I have taught various subjects from management accounting, financial accounting. अभी हम समझेंगे कि ये सारे subjects क्या होते हैं। आपने orientation के अंदर कुछ बातें सुनी होंगी। I have taught financial reporting. I've been teaching financial reporting, corporate reporting, financial management. बहुत सारे subjects अल्लाह ताला ने इस दौरान पढ़वाए। तो लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ाने का भी पिछले 12-13-14 साल से लगातार पढ़ाई पे पढ़ाई चले जा रहे हैं। और हर बार ये समझते हैं कि यार अब ये पढ़ा लिया, कुछ काम कर लिया होगा, कुछ तीर मार लिया होगा, लेकिन हर बार पढ़ाने के बाद यही लगता है कि यार अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी बहुत पढ़ाना पड़ेगा, अभी अपने आप को बहुत पॉलिश करना पड़ेगा ताकि सामने वालों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड नेशन वाइड पोजीशंस।
नॉट ओनली इन पाकिस्तान, लेकिन ऑल इंडिया रैंक भी आए हुए हैं, तो इंडिया के अंदर भी पोजीशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर भी नेशन वाइड पोजीशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं आई जो आप बोले वर्ल्ड टॉप, कोई ऐसा नहीं आया है मेरा अभी तक किसी स्टूडेंट का। हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट हों जो कि वर्ल्ड टॉप हासिल कर लें, बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि कोई मेरा स्टूडेंट वर्ल्ड टॉप भी कर ले। अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र ही होता है, हो सकता है अल्लाह ने यही रखा हुआ हो, अभी तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है, सामने नहीं आया, ठीक है। लेकिन आप काबिल हैं, आप कर सकते हैं। आप मुझे आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मुझे, आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आगे भी जाने के लिए आप रेडी होंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। हमारा टीचिंग का स्टाइल यही रहेगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे इंगेजमेंट रखूँ। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैं आपसे बात करता रहूं, मुलाकात करता रहूं, आपके साथ चलता रहूं। मैं अपनी क्लासेस को पूरी कोशिश करता हूं इंटरेक्टिव रखूं। इंटरेक्टिव रखने का तरीकेकार यही होता है कि बहुत सारी मिसालें ऐसी दी जाती हैं जो कि रियल लाइफ से मुंसलिक होती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें दी जाती हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनी सच एज एप्पल, फेसबुक, टिकटॉक, टेस्ला या एनी गॉड डैम कंपनीज दैट यू कैन नेम, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की मिसालें दी जाती हैं, को रिलेट किया जाता है अपनी मिसालों को रियल लाइफ कंपनीज के साथ, तो आपको समझने के अंदर इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जब ये अकाउंटेंसी का पार्ट या कॉमर्स का पार्ट चूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे साउथ एशिया के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि यार आप कॉमर्स की साइड पे इसलिए जा रहे हैं, ऑल्दो कि ये बात गलत है, जनरली कॉमर्स की साइड पे लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से आते हैं, लेकिन एक वो पुरानी चलती हुई आ रही है, लोग कहते हैं कि शायद आप कॉमर्स की साइड पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कॉमर्स आसान होती है। मैं कहता हूँ कि कॉमर्स हो या ACCA हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, ये आसान नहीं है। पहली बात ये स्मार्ट है, और दूसरी बात ये है कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कुछ ये होता है कि जो भी मिसाल हम आपको दे रहे होते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको डिलीवर कर रहे होते हैं, वो आपको रियल लाइफ में नजर आ रहा होता है। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूं और बता रहा हूं कि देखो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने टेस्ला करती है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने यूनिलीवर करती है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने PNG करती है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने जो है वो सीमेंस करती है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने लेट्स से सैमसंग करती है, तो क्योंकि तुम हमारे पढ़ाने को रियल लाइफ बिजनेसेस से कनेक्ट कर पाते हो, तो तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाता है और लिटरली फिर वो आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए कितनी आसान हो जाती है। मतलब किसी इंसान को अगर गाड़ी चलाने का शौक हो तो उसके लिए गाड़ी चलाना कितना आसान हो जाता है, और जिस इंसान को गाड़ी चलाने का शिद्दत से शौक ना हो वो कई अरसे गाड़ी चलाना नहीं सीख पाता। और जो बंदा, फिर से मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी चलाने का शौक है तो आप सीख भी जल्दी जाते हैं और फिर आप गाड़ी चलाते भी ऐसे हैं कि आपको कोई ध्यान नहीं देना पड़ता, बस आप गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है। तो अक्सर असल बात यही है कि अगर आपको ये कॉमर्स की दुनिया या अकाउंटेंसी की दुनिया समझ में आ गई और ऐसी समझ में आ गई कि आपको इससे इश्क हो गया, यानी ये अकाउंटेंसी की दुनिया आपकी नेचर या आपकी तबीयत का पार्ट बन गई, आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन गई, तो बस फिर आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और आपको कभी ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं या कितनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। बस आपको लगेगा यार ये नॉर्मल सी बात है, जैसे गाड़ी जिसको चलाना आती है वो बोलता है भाई नॉर्मल सी बात है, गाड़ी तो हर कोई चला लेता है। वैसे ही आपको ट्रेनिंग आपकी ऐसे करनी है कि आप बोलें कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मेरे लिए कोई ऐसी बात है कि बस कर लेते हैं, बस मेरी स्किल इसके अंदर ऐसी डेवलप हो गई कि बस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ कैसे होता है, ये सब कुछ ऐसे होता है कि हम आपको पढ़ाते ऐसे हैं कि आप रियल लाइफ वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। एटम मॉलिक्यूल आपको नजर नहीं आता, लेकिन हमारी मिसालें, हमारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपको नजर आती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इनहांस करती है, मजबूत करती है, बेहतर करती है, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अल अजीज आपका इस प्रोफेशन के अंदर, इस फील्ड के अंदर आपका ताल्लुक बना रहता है और आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता है और आप इसके अंदर एक्सेल भी कर जाते हैं। क्लियर होती है बात ये। तो मेरे दोस्तों ये सारी बात हो गई कुछ मेरे बारे में, लेकिन सच बात यही है कि शायद आज आप सिर्फ मेरे बारे में सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप सुनने के लिए तो ये आए हैं कि आखिरकार जिस पेपर को आप करने जा रहे हैं उस पेपर के अंदर क्या है, उस पेपर के अंदर ऐसा क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रैशनल का मतलब होता है एक अंडरलाइंग लॉजिक, यानी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं इस पेपर का ACCA की स्टडीज में पाथवे क्या है, यानी तरीकेकार क्या है। देखिए होता यह है कि आप सबसे पहले अपनी ACCA की जर्नी की शुरुआत करेंगे MA1 के पेपर से। MA1 का नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। जब आप MA1 पास कर लेंगे तो MA1 का ही एडवांस्ड वर्जन होता है MA2।
MA1 और MA2। MA2 का नाम है मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, ये MA1 का ही एडवांस वर्जन है। फिर बेटा इसी तरीके से जब आप MA2 कर लेते हैं तो आप MA2 से चले जाते हैं, MA2 से आप चले जाते हैं इसके एडवांस वर्जन के ऊपर, यानी MA2 की भी एडवांस वर्जन के ऊपर, जिसको F2 या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, या इसको MA, या फिर इसको FMA फंडामेंटल्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कहा जाता है। ये सब एक ही नाम है, FMA बोलो, MA बोलो या F2 बोलो, ये सब एक ही नाम है। तो MA1 से कहानी की शुरुआत होती है, आप ग्रो करेंगे जाएंगे MA2 के ऊपर, MA2 से ग्रो करेंगे आप जाएंगे F2 के ऊपर। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि F2 के ऊपर आपकी जिंदगी में ये आपकी कहानी खत्म हो जाती है। नो 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 नो, आप यकीन करें F2 के बाद स्किल्स लेवल, जो आपके ACCA का मिड लेवल होता है, स्किल्स लेवल के अंदर एक पेपर है जिसका नाम है PM, या इसको पुराने जमाने के अंदर F5 भी कहते थे। तो F2 के बाद आप जाएंगे, यानी F2 का एडवांस वर्जन कौन सा है? F5 है, PM जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर। और फिर इसी तरह इसका भी एक एडवांस वर्जन है जो कि प्रोफेशनल स्टेज के अंदर आता है, आपके आखिरी पेपर के अंदर आता है, और उसका नाम है बेटा P5, या फिर उसको APM एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। आपका एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर आता है। क्लियर हो रही है बात? यानी अगर आप जरा सा अपना दिमाग लगाएं तो आप सोचें कि आपकी आज की शुरुआत कहां तक जा रही है। यहां जो सीखोगे वो काम आएगा MA2 में, जो कि MA1 का एडवांस्ड है, फिर MA2 से F2, फिर F2 से F5, फिर P5, यानी पड़ी हुई होगी यहां चीज, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे यहां बनेंगे और अल्टीमेटली आखिर तक तुम्हारे पास काम आ रहे होंगे। यानी जिस दिन तुम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ACCA का आखिरी पेपर दे रहे होगे, उस दिन तक MA1 के जो कॉन्सेप्ट तुमने लिए होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटेंट तक तुम्हारे काम आ ही रहे होंगे। क्लियर होती है बात? ये सर, ये जो MA1 का पेपर है, ये जो MA1 का एग्जाम है, ये MA1 का एग्जाम हमें किस चीज की तैयारी करवाता है? मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। MA1 का जो पेपर है, वो MA1 का पेपर आपसे बात करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। अच्छा, आप सवाल ये करेंगे सर अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज होती है? मैं बताता हूं आपको, थोड़ी देर दें, थोड़ा सब्र रखें, मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। 2 मिनट या 10 मिनट बाद चल के इसके ऊपर बात करते हैं। अभी आप जरा समझे है क्या। MA1 का जो पेपर है वो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास का, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैटेगरी का पेपर है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इन स्पेसिफिक जो कॉस्टिंग का एरिया है, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही चीज है। नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्टिंग आती है, कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नहीं आती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब यह है कि किस तरीके से पूरे बिजनेस को मैनेज किया जाएगा, और पूरे बिजनेस को मैनेज करने के अंदर उसकी अकाउंटिंग का फंक्शन भी आ जाता है, उसकी प्लानिंग भी आ जाती है, उसकी बजट्स भी आ जाते हैं, उसका HR का फंक्शन भी आ जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ जाती है, उसके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन उसके अंदर एक एरिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है कॉस्टिंग। MA1 का जो पेपर है ना, वो MA1 का पेपर लार्जली आपको फोकस दिलवाएगा कॉस्टिंग के एरिया के अंदर। यानी इस पेपर के अंदर आप पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर कॉस्टिंग के लफ्ज को समझ रहे होंगे कि आखिरकार कॉस्टिंग का लफ्ज होता क्या है। और आप देखो, वैसे तो नाम से जाहिर है कॉस्टिंग का लफ्ज कॉस्ट से निकला है। हाँ, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हम उर्दू जबान में जैसे कहते हैं खर्चा, हाँ, खर्चा या एक्सपेंसेस। जो चीज आपकी जेब से गई वो आपकी कॉस्ट है, वो आपके एक्सपेंसेस हैं। तो एक बिजनेस कौन कौन से टाइप के खर्चे करती है, उन खर्चों की कैलकुलेशन कैसे होती है और उन खर्चों को मैनेज कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी बातें आप किसके अंदर पढ़ रहे होंगे? MA1 के पेपर के अंदर पढ़ रहे होंगे। थोड़ी बातें MA1 में पढ़ेंगे, थोड़ी बातें MA2 में पढ़ेंगे, थोड़ी बातें F2 में पढ़ेंगे, थोड़ी बातें F5 में पढ़ेंगे, थोड़ी बातें P5 में पढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे करके आपका ACCA कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? तो बेटा ये कहानी है आपके एग्जाम की। क्लियर? सर, ये जो MA1 का एग्जाम हम पढ़ने जा रहे हैं आपसे, जिसका नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैटेगरी का पेपर है। सर, इस पेपर के अंदर इस पेपर को किस तरह पढ़ा जाता है, यानी आपका स्टाइल क्या है पढ़ाने का?
मेरे प्यारे बच्चों, स्टाइल कुछ यूं है कि सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इस पेपर के अंदर कितनी चीजें हैं। बेटा, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा MA1 के पेपर की ब्रॉड कोर्स आउटलाइन। अच्छा, खूब समझ लीजिए, मैं आपके साथ ब्रॉडर टर्म्स के ऊपर यानी मोटा मोटी बड़े लेवल के ऊपर कोर्स आउटलाइन डिस्कस करने लगा हूं। मैंने आपके सामने टोटल 5 चीजें रखी हैं, यानी 1 2 3 4 5। ये कतई तौर पे ना समझिएगा कि आपके MA1 के पेपर के अंदर या MA1 के सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर है, गलत। मैं अगर उन 12 13 14 चैप्टर्स को, किसी किताब में 11 है, किसी किताब में 12 है, इसलिए 12 13 14 कह दिया मैंने, अगर मैं आपके सारे के सारे सिलेबस को ब्रॉडली चंद कैटेगरीज के अंदर, चंद डब्बों के अंदर, चंद हिस्सों के अंदर बांट दूं, तो 5 एरियाज निकलते हैं आपके MA1 के एग्जाम के। और जिस तरतीब से, जिस पैटर्न से, जिस तरीकेकार से ये डब्बे मैंने बनाए हैं, इसी तरीकेकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 या MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के पेपर के अंदर जो सबसे पहला एरिया है, वो सबसे पहला एरिया है आपके बेसिक्स को सेट करना। आपके बेसिक्स को सेट करना सबसे पहले हम MA1 के पेपर के अंदर आपकी बेसिक्स को सेट करेंगे। हम ये समझाएंगे कि दुनिया के अंदर कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं, कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्यों होती हैं, क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं या वो चैरिटी होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर कारोबार के अंदर, हर बिजनेस के अंदर कितने लोग होते हैं, कौन कौन से टाइप के लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं उन लोगों को मैनेज करने के लिए किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी बेसिक्स हम आपकी तय करेंगे पहले सेक्शन के अंदर, जो कि बेसिक्स हैं। ये आपके पर्पस सेट करेंगी कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या होती है एक कंपनी की, एक इदारे की। बहुत सारे बच्चे जब ACCA के अंदर आ रहे होते हैं, ये एडमिशन लेने का सोच रहे होते हैं ना, तो वो ये अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं हम ACCA में एडमिशन लें या ना लें। सर हमारा पुराना बायो का यानी मेडिसिन का बैकग्राउंड है, सर हमारा पुराना इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, हमने जब अपना O लेवल्स किया था या A लेवल्स किया था तो उसके अंदर साइंसेस के सब्जेक्ट्स लिए हुए थे। सर पता नहीं हम ACCA के अंदर आएंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा यकीन रखो कि तुम्हें सब समझ में आएगा, क्योंकि जिस लेवल से हम तुम्हारी पढ़ाई की शुरुआत करवाते हैं वो बिल्कुल बेसिक है। यानी अगर किसी इंसान ने कॉमर्स का C भी ना सुना हो, किसी इंसान ने अकाउंटिंग का A भी ना सुना हो, तब भी वो हमारे कोर्सेज को अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी बेसिक्स जो बनाई जाएंगी वो बिल्कुल स्टार्ट से बनाई जाएंगी। हम पहले वक्त से आपको बताने शुरू करेंगे कि आखिरकार अकाउंटिंग क्या होती है। हम पहले वक्त से आपको बताना शुरू करेंगे कि आखिरकार मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। हम आपको बताएंगे कि कॉस्टिंग क्या होती है। जब एक बार आपकी बेसिक सेट हो जाएगी, जब तक बेसिक सेट नहीं हो जाती, अब उसके अंदर 1 क्लास लगे, 2 लगे, 4 लगे, 6 लगे, 8 लगे, जितनी क्लासें लगे, लेकिन जब तक आपकी बेसिक सेट नहीं हो जाती हम आगे नहीं बढ़ने वाले। और एक बार आपकी बेसिक सेट हो गई तो हम आपको बताएंगे कि इदारे चलते कैसे। कभी तो दिमाग में आता होगा ना कि ये यूनिलीवर कैसे चलती है, ये फाइजर कंपनी कैसे चलती है, ये GSK कंपनी कैसे चलती है, ये टेस्ला कैसे चलती है, ये BYD कैसे चलती है, ये फेसबुक कैसे चलता है, ये टिकटॉक कैसे चलता है, ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी सच एज आरामको कैसे चलती हैं। बेटा इन सबको चलाने के लिए फाइनेंस का फंक्शन जरूरी होता है, और फाइनेंस के फंक्शन की एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि वो हिसाब किताब को लिखते हैं, हिसाब किताब को मैनेज करते हैं, हिसाब किताब को स्टोर रखते हैं, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती है। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिसाब किताब कैसे होता है और डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है उस हिसाब किताब की। अल्टीमेटली याद रखना, यही हिसाब किताब की डॉक्यूमेंटेशन है जो कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जाती है, जो कि शेयर बाजार में नजर आ रही होती है। इन्हीं हिसाब किताब को देखते हुए, इन्हीं चीजों को देखते हुए कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, कोई भी बैंक किसी कंपनी को लोन देता है, कोई भी शेयर होल्डर क्या होता है अभी आगे चल के समझते हैं, कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी को मुनाफा या किसी कंपनी को पैसा देता है। तो बेटा खूब समझ लीजिए कि सारी की सारी अकाउंटिंग, सारी की सारी चार्टर्ड अकाउंटिंग
अकाउंटेंसी की जो शुरुआत है वो शुरुआत आपके इन दो एरिया से हो रही है। जब आप समझ लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्या होते हैं, बिजनेसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उसके अंदर चीजों को डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है। क्लियर होगी बात बेटा? जब ये काम कर लेंगे तो जैसे मैंने आपको समझाया था, MA1 का पेपर के अंदर बहुत सारी जगहों पे कॉस्टिंग के ऊपर बात हो रही होगी। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट का मतलब क्या है, खर्चों का मतलब क्या है, खर्चे कैसे कैलकुलेट होते हैं, खर्चों को कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे शुरू करेंगे। एक बार आपकी कॉस्टिंग की बेसिक्स डेवलप हो गई, याद रखना पूरे MA1 के पेपर के अंदर 12, हाँ मैं तुम लोगों से बेबी स्टेप्स करवाऊंगा। बेबी 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 बेबी, ये बेबी भी मस्ती नहीं है भाई। बेबी स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, इतने छोटे 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 कदम तुम लोगों से रखवाऊंगा कि तुम लोगों को चलने की आदत हो जाए। और जब चलने की आदत हो जाएगी तो फिर बोलूंगा बेटा आप दौड़ लगा ले, अब तुम्हारे पैर मजबूत हो चुके हैं। यानी पहले कम से कम 3 हिस्सों तक, 3 सेक्शंस तक मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक्स तक। आप देखें टोटल 5 डब्बे थे, उन 5 सेक्शंस में से 3 सेक्शंस में आपकी सिर्फ बेसिक तय करवा रहे हैं। कोई बच्चा ये कहता है कि सर पता नहीं मुझे अकाउंटेंसी समझ में आएगी या नहीं आएगी, सर पता नहीं मुझे कॉमर्स समझ में आएगा या नहीं आएगा। अरे भाई कैसे नहीं आएगा, जब 5 हिस्सों में से 3 हिस्से यानी 60% काम मैं आपकी बेसिक्स को सेट करने में लगा रहा हूँ, मैं आपकी बेसिक्स सही करने में लगा रहा हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में ना आए? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं समझना चाहो तो नहीं आएगी। देखो हमेशा 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक टाइप का स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो कि कहता है कि यार समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ये जो सर समझा रहे हैं सर ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था, ये कैसे ये समझा सकते हैं। एक इंसान वो होता है जो कि इस नियत से बैठा हुआ होता है क्लास के अंदर, जो कि पहले दिन से सोच रहा होता है कि यार जैसे ही मैं कुछ नया सुनूंगा ना सर से तो मैं बोलूंगा ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आज से पहले मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सुना हुआ था। दूसरे टाइप का स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है जो कि ये मानता है कि यार मुझे जिंदगी में बहुत कुछ नहीं आता, बल्कि मैं सर की क्लास में बैठा ही इसलिए हूं कि मैं सर से समझूंगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जो दूसरे टाइप वाला बच्चा है ना, जो कि ये कन्विंस होके बैठता है कि मुझे अभी आता कुछ नहीं है, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है, तो बेटा ऐसे टाइप का बच्चा बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं आपको जो है ना इसी बात पे अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। अब ऐसे मैंने बोला भाई टाइम जाया करते हैं, आपको कुछ किस्सा सुनाते। हमारे ज़माने में ना ये फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी वगैरह नहीं होता था, तो हमारे ज़माने में होता था सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन कैट। मेरे पूरे खानदान में ना किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं की हुई थी। मेरे पूरे खानदान में ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं, दुकानें खोल के बैठते हैं, बिजनेस चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप सब चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, पर पढ़ाई पे इतना कोई रुझान नहीं था। तो जब मैंने अपना ACCA स्टार्ट किया तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर पहला था। तो ना मेरे को कुछ पता, ना मेरे वालिदैन को कुछ पता, मेरे वालिद साहब को भी कुछ नहीं पता था, मेरे फादर न्यू नथिंग अबाउट अकाउंटेंसी। तो मैंने चंद पेपर, उस जमाने में कैट होता था, आप समझ लें आज के FIA के इक्विवेलेंट, मैंने जब चंद पेपर FIA के पास कर लिए तो मेरे फादर ने मुझे ये बोला कि यार तुमने कुछ पेपर पास कर लिए हैं उस जमाने के कैट के, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन के, तो जाओ अब तुम्हें नौकरी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, तुम जाओ जरा, एक फर्म है BDO, बहुत बड़ी ऑडिट फर्म है। मेरे वालिद साहब ने किसी से रिसोर्स लगवाई और बोला तुम एक काम करो यहाँ जाके ना इंटरव्यू दे के आ जाओ। मैं उनके पास इंटरव्यू देने गया। अच्छा, मेरी पहले दिन से ना आदत थी कि मैं पूरी कोशिश करता था या तो मैं कोई काम करूं नहीं, या मैं काम करूं तो बिल्कुल ऐसा करूं कि एंड तक छोड़ के आऊं। तो जब मैं अपने शुरू के ये FIA के पेपर्स पढ़ रहा था ना, तो मैं इतनी जान लगा के पढ़ रहा था, इतनी जान लगा के पढ़ रहा था कि जब मैं शुरू के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स पढ़ रहा था ना, तो मुझे सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद हो गए थे, रट गए थे। मतलब मैंने पहला काम ये किया था, IS 1, 2, 7, 8, 8, 10, 12, 16, 18 सबका नाम याद कर लिया था। अच्छा, ये मेरी पता नहीं क्या दिमाग में बात थी, और फिर मैंने अल्टीमेटली आज की तारीख में आके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाई भी, मैंने सबके नाम याद कर लिए। खैर मैं चला गया वो ऑडिट फर्म के अंदर इंटरव्यू देने के लिए। जब मैं ऑडिट फर्म के अंदर इंटरव्यू देने गया तो मैं सामने बैठा हुआ था, मेरे सामने एक बड़े कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, इतना सीनियर आदमी। उसने बोला भाई आपकी क्या एज है? मैंने बोला भाई मेरी एज अभी कोई उस वक्त 17 साल होगी। मैंने बोला मेरी 17 ईयर्स एज है। उन्होंने बोला आप बहुत यंग हो यार, अभी क्यों आ गए? मैंने उनको बताया कि भाई मैंने कैट क्वालिफाई कर लिया और मैं तो इंशाल्लाह 2 साल में इसी से वैसे से निपटा दूंगा, तो मुझे तो काम करना है, आप पूछें आपको जो पूछना है। अच्छा, उन्होंने मुझसे ऐसी स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझसे एक आध स्टैंडर्ड का नाम पूछ लिया। उन्होंने बोला मिसाल के तौर पे IS 18 क्या है? तो मैंने बता दिया भाई IS 18 का मतलब क्या है, सही है ना। और फिर इसी तरह उन्होंने पूछा IS 2 क्या है, छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे, मैंने बता दिया भाई इन्वेंट्रीज नाम है, ऐसे करके मैंने 1-2 नाम बता दिए।
अच्छा, जब मैंने नाम बताया तो वो थोड़ा सा इंप्रेस हुए। उन्होंने बोला भाई ये दाल में कुछ काला है, ये कह रहा है मैं इतना 17 साल का लड़का हूँ लेकिन इसको नाम वाम याद आ रहे, कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने मुझे क्या किया कि उसने मुझसे ना उन स्टैंडर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर की जो बातें थी ना वो पूछना स्टार्ट करी। अच्छा, मैं अभी नया नया निक्का पांडा था, मुझे एक आध चीजें आती थी, उसके अलावा कुछ आता नहीं था। मैं तो मतलब जिसको कहते हैं ना टुच्चा ट्रेनी बनने गया था, वो मुझे पता नहीं। तो जब वो मुझे पता नहीं था ना, तो उसने फिर दो चार सवाल किए और उसको समझ में आ गया कि भाई इसको ये बस ऐसे ही है, अभी छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। तो जब मेरा इंटरव्यू हो गया तो मैंने उनसे फीडबैक मांगा कि मेरे इंटरव्यू के बारे में फीडबैक दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे फीडबैक क्या दिया, और वो फीडबैक इस टॉपिक से लिंक होता है। उन्होंने बोला कि यासिर भाई बात सारी ये है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप मुझसे बात अच्छे से कर रहे हो, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छा है, आपने बहुत सारी बातें भी बताई कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, क्या नाम है उनका, ये सब बताया। लेकिन सच बात ये देखें आपको आता कुछ नहीं। मैंने बोला अरे यार, मैंने बोला ये वो एक मीम है ना, गजब बेइज्जती है, वो गजब बेइज्जती वाला सीन हो गया। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट इस बात पे किया कि देखिए मेरी कुछ जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक उन्होंने डेप्रिशिएट मुझे ये भी किया कि उन्होंने बोला बेटा अभी आप बहुत यंग हैं, अभी आपको और पेपर्स पास करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारे पास आइएगा। और मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस उनकी लगी। लेकिन देखो इस चीज से एक सीख क्या मिली कि मेरा शुरू से फाउंडेशंस बहुत अच्छी थी, और फाउंडेशंस बहुत अच्छी थी ना, तो मैंने अपना 2 साल में ईसीसी कंप्लीट किया। बाय 19 एंड बाय द एज ऑफ 19 एंड एंड 20 स्टार्ट आई हैड क्वालिफाइड एसीसीए, और बाय 20 आई वाज वर्किंग। तो आज लेट्स से मैं कोई 21 साल का हूँ, समझ गए होंगे आप मुझे देख के 21 साल का हूँ, तो मुझे देखो कितना टाइम हो गया ना काम करते हुए। तो आई क्वालिफाइड अर्ली, आई स्टार्टेड माई करियर अर्ली, सो नेचुरली मैं थोड़ा सा आगे हो गया सबसे अपने पेयर से। सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू फॉलो, राइट। तो अच्छी बातें दूसरों की फॉलो करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं अभी जो बेसिक्स तुम्हारे साथ बन रही है ना उस पर इतना फोकस करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, और इतनी अच्छी तैयारी करो। ये पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं आती, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, और जो तुम्हें चीजें नहीं पता लगती जा रही हैं तुम उनको रिटेन करना सीखो। जैसे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम रिटेन किए थे, तो तुम उन सारी बातों को याद करो, उन सारी बातों को रिटेन करो, और फिर तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तुम्हें कोई ना कोई जरूर कह रहा होगा कि भाई आप तो उधम है, लेकिन वो मेहनत आज से स्टार्ट होगी। क्लियर बेटा। जब आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट चैप्टर्स की तरफ लेके जाएंगे, जहां पे आपको समझाया जाएगा मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट होती हैं कंपनी के अंदर। और फिर फाइनली जो आखिरी सेक्शन है हमारे इस कोर्स का वो है स्प्रेडशीट्स के बारे में। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं बेटा? स्प्रेडशीट्स शायद आपने नाम सुना हो, शायद ना सुना हो। एक चीज होती है बेटा जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्प्रेडशीट। बेटा आज के जमाने के अंदर ऐसा नहीं होता कि लोग रजिस्टर्स के अंदर अकाउंटिंग करें या पीस ऑफ पेपर के ऊपर अकाउंटिंग करें। आजकल मॉडर्न जमाना है, सारी की सारी अकाउंटिंग जो हो रही होती है वो अकाउंटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर हो रही होती है। और जब कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर अकाउंटिंग की बात आती है तो उसके अंदर एक टूल ऐसा है जो कि हर दुनिया के हर अकाउंटेंट की मदद करता ही करता है, बल्कि आगे चल के आपके स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स ही स्प्रेडशीट्स के ऊपर हो रहे होते हैं। आपको एक्सेल के ऊपर ही बैठ के काम करना होता है। तो आपके जो एसीसीए है उसने सोचा कि क्योंकि आगे चल के हर बच्चे ने एक्सेल के ऊपर काम करना ही करना है, हर बच्चे ने सारे पेपर स्प्रेडशीट के ऊपर देने ही देने, तो क्यों ना MA1 जो कि आपकी जिंदगी का पहला पेपर है, इस पहले पेपर से आपकी तैयारी स्टार्ट करा दी जाए स्प्रेडशीट्स के ऊपर। तो हम आपको पहले पेपर से हम आपकी तैयारी कराने शुरू कर देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह यूज किया जाता है, स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो एक थोड़ा सा आईटी का टच आपके इस कोर्स में आ जाएगा। ये बात याद रखना, अगर आपको आज से पहले स्प्रेडशीट नहीं आती, अगर आपको आज से पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नहीं पता, तो बेटा किसी बड़े से पूछ लो। लेकिन अगर तुम परवाह इस बात की कर रहे हो कि तुम्हें तो ये बात आती ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है स्प्रेडशीट क्या होता है, तो तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसे समझ में आएगा, आप ये मेरे ऊपर छोड़ दें। मेरा काम है आपको समझाना। अगर मैं तो चाहता ही यही हूं कि तुम्हें कुछ ना आता हो, ताकि मैं शुरू से सिखाऊं तुमको, बिल्कुल बेबीज की तरह सिखाऊं मैं तुमको, पहला पहला कदम रखना मैं ही सिखाऊं तुमको। आता होगा ना तो जज करोगे। मैं चाहता हूं तुम मुझे जज ही ना करो, मैं शुरू से तुमको लेके चलूं और बिल्कुल ऐसे सिखाऊं कि जिंदगी में तुमने कभी स्प्रेडशीट का नाम भी नहीं सुना है, और इंशाल्लाह ऐसे ही सिखा के आपसे पेपर पास करवाएंगे। तो ये टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके कोर्स के अंदर, जिनको वक्तन फवक्तन हम इसको मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीट करेंगे।
जब आप अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखेंगे तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे 5 सेक्शंस डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट हुए हुए हैं, और डिफरेंट चैप्टर्स को जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं 5 सेक्शंस के अंदर से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये? डन। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमको जो है ना एक और बात क्लैरिटी देता हूं। बेटा देखो, जो तुम पेपर पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो MA1। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि MA1 के साथ साथ FA1 भी पढ़ रहे होंगे, यानी 2 एरियाज की नॉलेज आपको मिल रही होगी। FA1 का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि फोकस करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है, और MA1 का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। अब आप एक टीचर से पढ़ रहे हो FA1, एक टीचर से आप पढ़ रहे हो MA1, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक टीचर आपको पढ़ा रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अक्सर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार सर, दोनों ही टीचर्स अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक कहता है कि मैं जो अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और एक कहता है जो मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सर आखिरकार ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फर्क क्या होता है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FA1 FA2 MA1 MA2? फर्क है क्या इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान? तो बेटा इससे पहले कि हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाएं और हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, हम सबसे पहले तुम्हारे सामने एक बात का इजहार कर देते हैं, एक तो तुम्हारे सामने बात क्लियर कर देते हैं कि FA1 MA1 दो अलग चीजें हैं, दोनों अकाउंटिंग, लेकिन दोनों के अंदर सर्टेन डिफरेंसेस हैं, तभी तो दो अलग अलग पेपर है। देखो बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसको करना लाजिम है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग, देखो स्टैट्यूटरी का जो लफ्ज है ना, ये निकला है स्टैच्यूट से। एक लफ्ज होता है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब होता है बाय लॉ, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में जिक्र किया गया है कानून के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो टाइप की अकाउंटिंग है जिसके बारे में कानून कहता है कि ऐसी टाइप की अकाउंटिंग होगी। अब क्योंकि मुल्क का और बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों का कानून ये कहता है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी ही होगी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग होती है जो कि मैंडेटरी है। बात समझ में आती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसके बारे में कानून ये कहता है कि ऐसी टाइप की अकाउंटिंग होगी ही होगी। अगर कोई बिजनेस खुला तो उस बिजनेस को चाहिए है कि वो एक अकाउंटेंट हायर करे और उस अकाउंटेंट को बोले कि इस बिजनेस के जो मालिकान हैं उनको हिसाब किताब समझाया करें, उनको मुनाफा या नुकसान के बारे में समझाया करें, उनको एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी के बारे में समझाया करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसके बारे में कानून ने बयान कर दिया है कि अकाउंटिंग होगी, तो ये मैंडेटरी है। इसके बरक्स अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा जाए तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हुआ? ये कानून में नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसके बारे में कानून कहता है कि ये अकाउंटिंग होगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कोई कानून ये नहीं कहता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना लाजिम है। इसका मतलब दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर सवाल ये है कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉट मैंडेटरी है तो फिर हम MA1 MA2 F2 F5 P5 पढ़ते क्यों हैं? नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा सच बात यह है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा सच बात यह भी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा बिजनेस है भी नहीं। बिजनेस चलाना है, पैसा बनाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होना जरूरी है। वैसे सोचा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस होगा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, लेकिन बिजनेस रहेगा तभी जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। यानी सच बात यह है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोनों चीजें पढ़ना लाजिम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि कानून कहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा आज का बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो अगर एक बिजनेस को बनना है, बिजनेस को चलना है, उसकी प्रोडक्ट बननी है, उसकी प्राइसिंग होनी है, मार्केटिंग होनी है, तो ये लाजिम है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। यानी आपकी जिंदगी में दोनों चीजों की लाजिम हैसियत है। क्लियर? अच्छा देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छा सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी जरूरी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जरूरी है, लेकिन सर फिर दोनों में फर्क क्या है? बेटा याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर उस बंदे के लिए की जाती है, वो बंदे के लिए की जाती है हु इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है बाहर वालों के लिए। मिसाल के तौर पे बाहर वालों में क्या कौन कौन आ जाते हैं? आपकी कंपनी के मालिकान, ओनर्स, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स को ही कहा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है टैक्स वालों के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है लॉ की वजह से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है स्टॉक मार्केट वालों के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। समझ में आ रही है बात? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ने वाले कौन लोग होते हैं? बैंक्स होते हैं। तो बेटा खूब समझ लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो की जाती है वो की जाती है बाहर वालों के लिए। बाहर वालों के लिए की जाती है तभी लाजिम है। देखो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस किसी भी बैंक से लोन ले ले, या कोई भी बिजनेस किसी भी शेयर होल्डर से पैसा ले ले, या कोई भी बिजनेस अगर किसी भी मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो देखो तुम्हें टैक्स वाले को टैक्स देना जरूरी है, लोन वाले को लोन वापस करना जरूरी है, शेयर होल्डर को मुनाफा प्रॉफिट देना जरूरी है। लेकिन देखो ये सारे लोग वो लोग हैं जो कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर आके नहीं बैठते। उनको मालूम नहीं है कि तुम बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या बुरा परफॉर्म कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, यानी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, आपको लाजिम व मजलूम है कि इनको हिसाब किताब देना ही देना पड़ेगा, ताकि उनको पता तो चले कि क्या तुम मुनाफा बख्श काम कर रहे हो या नुकसानदेह काम कर रहे हो। खूब समझ लो बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कानून के अंदर लाजिम इसी वजह से करार दी गई है क्योंकि बाहर वाले लोग जानना चाहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। टैक्स वाले जानना चाहते हैं कि तुमने कितना प्रॉफिट कमाया ताकि उस पर टैक्स चार्ज कर सकें। एक हुकूमत जानना चाहती है कि तुम प्रॉफिट कमाते हो या लॉस कमाते हो, ताकि उनको पता रहे कि उनकी इकोनॉमी के अंदर XYZ कंपनी अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है, क्योंकि ये सारे लोग बाहर वाले लोग हैं। तो इन बाहर वाले लोगों को जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी तब तक मुल्क चल नहीं सकता, तब तक निजाम चल नहीं सकता। इसीलिए कानून ने इनको लाजिम करार दिया है। और याद रखना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा उन लोगों के लिए होती है विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड लाजिम नहीं है। क्यों लाजिम नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब भी पढ़ाई जाती है तो बाहर वालों के लिए नहीं पढ़ाई जाती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑलवेज फॉर पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके डायरेक्टर्स हों, आपके मैनेजर्स हों, आपके डिपार्टमेंटल हेड्स हों, इनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। अब क्योंकि बिजनेस के अंदरूनी लोगों के लिए अकाउंटिंग की जा रही है तो कानून इसमें इंटरवीन नहीं करता। कानून कहता है यार ये तो बिजनेस के अंदर की बात है ना, तो आपस में खुद ही सुलझा लेंगे। हम लाजिम नहीं कह रहे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो ही करो, लेकिन जाहिर सी बात है तुम्हारा बॉस होगा, तुम्हारा मैनेजर होगा, तुम्हारा डायरेक्टर होगा, वो तुमसे हिसाब किताब मांगेगा ही मांगेगा। तो क्योंकि किसी भी कंपनी का मैनेजर, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर, किसी भी कंपनी का CEO तुमसे हिसाब मांगेगा ही मांगेगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होगी ही होगी। लेकिन याद रखना, बाहर वालों के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो अंदर वालों के लिए अकाउंटिंग की जाती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्लियर होती है बात ये? अच्छा भाई आगे देखते हैं। तो अब देखो, अगर थर्ड पॉइंट के ऊपर तुम लोग फोकस करो, थर्ड पॉइंट है क्या? देखो याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा बाहर वालों के लिए की जाती है। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा बाहर वालों के लिए की जाती है, शेयर होल्डर्स के लिए की जाती है, यानी मालिकान के लिए की जाती है, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर की जाती है, टैक्स वालों के लिए की जाती है, तो बेटा अगर कानून के तहत कोई काम किया करोगे, अभी बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानून की रिक्वायरमेंट है, तो बेटा खूब समझ लीजिए कि अगर कोई भी काम तुम कानून के कहने से किया करोगे तो कानून उसका तरीकेकार भी बताया करेगा। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चलती है वो चलती है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरह चलती है बेटा? स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू चलती है। सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि कुछ उसूल बयान कर दिए जाते हैं, जिन उसूलों की बेसिस के ऊपर ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करना जरूरी है। सर मिसाल बताएं कौन से उसूल होते हैं? अच्छा ये उसूल आप सारे पढ़ोगे अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स के अंदर, जैसे ACCA के अंदर FR का पेपर है, SBR का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, इन सब के अंदर ये सारे के सारे उसूल आप पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम अगर अभी नाम जानना चाहें उन चीज़ों के, उन उसूलों के, तो उसूलों के नाम क्या हैं? जैसे मिसाल के तौर पे एक उसूल होता है जिसको हम कहते हैं IAS,
ठीक है। एक उसूल होता है जिसको हम कहते हैं IFRS, एक उसूल होता है जिसको हम कहते हैं GAAP, गाप नहीं गैप कहते हैं। सर ये क्या चीजें हैं भला, बताते हैं भाई आपको। मिसाल के तौर पे बेटा IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा इन्हीं की तरह होते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है बेटा। बेटा कुछ और चीजें भी होती हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं बेटा, उनको कहा जाता है GAAP, गाप नहीं गैप, गैप कहते हैं इनको, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा दुनिया के अंदर क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कानून के कहने पे की जाती है, तो बेटा फिर खूब समझ लीजिए जो काम कानून के कहने पे कहा जाता है वो कानून के तरीके से ही किया जाता है। और हमारी दुनिया के अंदर जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखाया जाता है कि वो प्रैक्टिसेस फॉलो करना, वो तरीकेकार फॉलो करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के, जो कि दुनिया भर के अंदर एक्सेप्टेबल हो। तभी तो हम अक्सर कहते हैं ना कि ACCA इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, जिसकी दुनिया भर के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कि दुनिया भर के अंदर माना जाता है। तो बेटा ये सारी बातें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ACCA के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और यहां तक कि आपको इस बात की भी नॉलेज दी जाती है कि गैप्स डिफरेंट मुल्कों के अंदर क्या एप्लीकेबल होते हैं। जिस तरह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबल तरीकेकार हैं अकाउंटिंग करने के, उसी तरह कुछ मुल्कों ने अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी बताई हुई हैं कि देखो ग्लोबल उसूलों को फॉलो करोगे ही करोगे, लेकिन कुछ लोकल उसूलों को भी फॉलो करना पड़ेगा, और उन लोकल उसूलों को बेटा कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या शॉर्ट फॉर्म के अंदर उनको क्या कहा जाता है बेटा, गैप गैप गैप। क्लियर होती है बात। बेटा याद रखना जब भी कोई फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा तो लाजिम तौर के ऊपर उसको वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि कानून के अंदर, मैं इसको बार बार कानून कह रहा हूं, लेकिन जो कि IAS IFRS के अंदर बताई गई हैं उसको वही तरीकेकार फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन बेटा जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने जाते हैं तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देयर आर नो रूल्स, देयर आर नो रूल्स। हाँ कुछ सालों से अरसों से चलती हुई आ रही कुछ प्रैक्टिसेस जरूर है, ये बात जरूर है कि बहुत सालों से कुछ जनरल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स चलते हुए आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को वो रूल्स वो उसूल सिखाए जाते हैं, लेकिन बजाते खुद कोई कानून नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कि आपको फॉलो करना लाजिम है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी कि जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वो करो, जो फॉर्मेट फॉलो करना चाहो वो कर लो। तुम्हें बाउंड नहीं किया जाता फॉर्मेट से, तुम्हें बाउंड नहीं किया जाता उसूलों से, तुम्हें बाउंड नहीं किया जाता रूल्स से, बल्कि तुम अपनी मर्जी चलाते। क्लियर होगी बात ये बेटा। इसी तरह अगर आगे चलें तो याद रखना बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एम्फेसिस होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस जो होता है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। अगर तुमने आज से पहले कभी भी किसी भी टीचर से या किसी भी जमाने के अंदर तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम सुना होगा ना, तो शायद तुमने सुना होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक चीज बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कंपनी का, जिसमें बिजनेस का मुनाफा या नुकसान कैलकुलेट किया जाता है, फायदा या नुकसान कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। और ये प्रॉफिट या लॉस आने वाले अरसे का नहीं होता, बल्कि ये प्रॉफिट या लॉस गुजरे हुए अरसे का होता है, फॉर द ईयर। सर क्या मतलब? बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन करता है? बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटेंट कर रहा है जिसने अपने मालिकान को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को हिसाब किताब प्रोवाइड करना है। बेटा हम अपने मालिकान को, एक अकाउंटेंट अपने मालिकान को हिसाब किताब प्रोवाइड करना चाहता है। कब का हिसाब किताब प्रोवाइड करना चाहता है? पिछले महीने का, पिछले 3 महीने का, पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का। हाँ,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप हिसाब किताब दे रहे होते हैं गुजरे हुए अरसे का, तभी हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। लेकिन बेटा इसके कंपैरिजन के अंदर अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उठा के देखें तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेटा। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हाथ पैर बंधे हुए नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप पास्ट डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं, आज के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर के डेटा को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यह भी बात होती है कि हमने लास्ट ईयर अपनी प्रोडक्ट कितनी की मैन्युफैक्चर करी थी, यह भी बात होती है कि आज जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इस प्रोडक्ट की आज कितनी कॉस्ट निकल कर आ रही है। हम ये भी बात करते हैं कि आने वाले अरसे के अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट कितनी की मैन्युफैक्चर करनी होगी, या किन मार्केट्स के अंदर जाना होगा, या सेल्स बढ़ानी होंगी या गिरानी होंगी, या ज्यादा लोगों को हायर करना होगा या कम लोगों को हायर करना होगा। अगले साल की प्लानिंग तक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कोई रूल रोक नहीं रहा ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटेंट खुल के खेल रहा होता है, कहते हैं भाई ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, सब चीजों की ऊपर बात हो रही होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। क्लियर बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस होता है, देखो फिर से देखो लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है मैंने, एम्फेसिस, फोकस। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस यानी एम्फेसिस होता है इस बात के ऊपर कि हम कुछ ना कुछ करके अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपनी स्टॉक मार्केट को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने टैक्स वालों को हम फेथफुल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसपे ट्रस्ट किया जा सके, वफादार। हाँ, तो हम ट्रस्टफुल तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दें अपने हिसाब किताब की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस ये है। एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का फोकस क्या होता है कि भाई मेरा कर्तव्य, मेरा फोकस, मेरा रोल ये है कि मैं कुछ ना कुछ करके साफ सुथरा हिसाब किताब पेश कर दूं अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, अपने रिक्वायरमेंट वालों को। जिन जिन लोगों ने मुझसे हिसाब किताब मांगा मैं उनको क्लीननेस के साथ, फेथफुल तरीके से, वफादारी के साथ, सही तरीके से डाटा रिपोर्ट कर दूं। यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? मैनेजमेंट अकाउंट, अक्सर लोग होते हैं ना, अक्सर खास तौर पे जो नई लोग आते हैं, नई जनरेशन, वो अक्सर लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ज्यादा फैसिनेट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल ये है कि हिसाब किताब ट्रूथफुल तरीके से रिपोर्ट हो जाए और ऑडिट हो जाए। ऑडिट का मतलब चेक हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग। यानी बिजनेस बनाया कैसे जाएगा, बिजनेस में फैसले कैसे होंगे और बिजनेस चलाया कैसे जाएगा, कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टैलेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हर वक्त सोचता रहेगा कि भाई ये काम करते हैं तो इसका खर्चा इतना हो रहा है, ये काम करते हैं तो इससे इतना प्रॉफिट आएगा, ये काम करते हैं तो इससे लॉस हो जाएगा, इस काम में फायदा है, इस काम में नुकसान है। अगर एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के सामने दो प्रपोजल आ जाए कि आप ये वाली प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो और आपका टेक्निकल सीईओ ये बोल रहा है कि आप ये वाली प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने सारे के सारे उसूल, सारी की सारी नॉलेज अप्लाई करेगा और डिसाइड करेगा कि भाई हमें ये वाली प्रोडक्ट बनानी चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट बनानी चाहिए। वो डिसीजन मेकिंग के अंदर सपोर्ट करेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्कोप बड़ा एक्साइटिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्कोप बड़ा एक्साइटिंग होता है। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करती है ओवरऑल कंपनी लेवल की परफॉर्मेंस के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस बात पे फोकस नहीं करती कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के काम कर रहे होते हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट्स का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट होता है। हम आगे चल के अपने कोर्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इस बात के ऊपर करती है कि ओवरऑल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? बात की खाल में जाती है, बाल की खाल उतारती है। क्या? दे फोकस ऑन इंडिविजुअल ब्रेकडाउन्स। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट फोकस करेगा इस बात के ऊपर कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 कैसा चल रहा है। हो सकता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1
बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 थोड़ा सा बुरा परफॉर्म करता हो, ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो, है भाई, ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी आ रही हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ ये वो फोकस नहीं करेगा कि ओवरऑल कंपनी अच्छी चल रही हो, वो इस बात के ऊपर भी फोकस करेगा कि अगर कोई पोर्शन कंपनी का, कोई डिपार्टमेंट कंपनी का, कोई डिवीजन कंपनी का बुरा चल रहा है तो उसको कैसे सही चलना चाहिए, वो इस बात के ऊपर भी फोकस करेगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसकी 4 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट बहुत बिक रही हैं और एक प्रोडक्ट में बदनामी हो रही है, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या देखेगा कि क्या ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलेगा भाई नहीं, जो एक प्रोडक्ट खराब चल रही है ना, या तो उस प्रोडक्ट को सही कर लो या इसको बंद कर दो, क्योंकि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट आगे भी सोचता है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलेगा यार कहीं ऐसा ना हो कि ये एक जो प्रोडक्ट खराब चल रही है, इसकी खराबी की वजह से इतने हम मार्केट के अंदर जलील हो जाएं या इतनी मार्केट के अंदर हमारे खिलाफ रूमर्स फैल जाएं कि जो बाकी अच्छी चलती हुई 3 प्रोडक्ट्स हैं वो भी बंद हो जाएं। बात समझ में आती नहीं आती? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हर चीज को सोचेगा, वो हर चीज को तोड़ तोड़ के सोचेगा, हर चीज को मिला के सोचेगा, हर तरफ सोचेगा, वो इंडिविजुअल ब्रेकडाउन्स, प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट हेड, सेगमेंट्स, सबके बारे में सोचेगा। क्लियर होती है बात? ये सर इतनी सारी बातें आपने फाइनेंशियल अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मुख्तलिफ बताई। सर इन दोनों एरियाज में से, इन दोनों टाइप की चीजों में से अच्छी चीज कौन सी है? हम ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर करें? यही तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का टैलेंट है। जब आप ACCA करते हैं ना, जब आप चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो यू आर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। थ्रू आउट योर ACCA आपको 12 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी कमांड हासिल करनी होगी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी कमांड हासिल करनी होगी। तो आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आप दोनों चीजों में एक्सपर्ट, दोनों चीजों में एक्सपर्ट बनेंगे। सर लेकिन जिंदगी में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें क्या हेल्प करती हैं? आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, I can tell you from my own experience. I think both skills are always complement to each other. जो CFO होता है ना कंपनी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बॉस ऑफ द फाइनेंस, हर चीज का बॉस होता है। तो CFO की एक्सपर्टीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी होना जरूरी है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों के अंदर ना एक्सपर्टीज हुई तो ही विल बी मेकिंग अ ब्लंडर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ अच्छी है तो आप बाहर वालों को डील कर लेंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आपके अपने इंटरनल डिपार्टमेंट के लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज आती हो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और इंशाल्लाह ताला हम आपको सारी की सारी चीजें सिखाएंगे। मैं भी तकरीबन सारे पेपर पढ़ाता हूँ, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर दोनों स्किल रहे, इसलिए मैं पढ़ाता भी दोनों चीजें मेरी, ताकि दोनों की स्किल अप टू डेट रहे। बात समझ में आती नहीं आती? तो फोकस ऑन बोथ थिंग्स। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि मैं तुमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना। क्लियर होती है बात? अब मेरा बच्चा, ये तुम्हें बात समझ में आ गई ना, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा अब तुम्हें ये भी क्लियर हो गया कि तुमने FA1 FA2 में क्या पढ़ना है, तुम्हें ये भी क्लियर हो गया कि तुमने MA1 MA2 में क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। तो बेटा अब एक बात और क्लियर कर लो, अल्टीमेटली तुम्हारा टारगेट ये है कि तुम्हें पेपर देना है, सही है ना? अच्छा, पेपर जो होता है ना, वो पेपर बेटा याद रखना, पेपर है आपके 2 घंटे का पेपर है, और याद रखना ये आपका पेपर जो है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कहते हैं CBE पेपर है, ठीक है? अच्छा, CBE पेपर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। जिस दिन आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, आप मॉक एग्जाम्स अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं आपको गो हेड दे दूंगा, तो आप क्या करेंगे, आप देर आर CBE सेंटर्स, सही, CBE के सेंटर्स बने होते हैं, बहुत शहरों के अंदर होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं ये, ठीक है? ब्रिटिश काउंसिल से सुपरवाइज्ड CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। बेटा इन आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर जाएंगे, अपना पेपर बुक करवाएंगे। याद रखिएगा, जब आप पेपर बुक करवाने जाएंगे उसके 1 हफ्ते बाद की तकरीबन या 10 दिन बाद की तकरीबन अंदाजन डेट मिल रही होती है, डिपेंडिंग के उनके पास सप्लाई डिमांड का क्या रेशो। जब आप अपना पेपर बुक करवाएंगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाएगा और कंप्यूटर के सामने आपने अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना। सर कंप्यूटर पे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, सर ये कैसे होगा? हमने आज से पहले तो ये काम कभी किया ही नहीं है। हाँ,
अपनी प्रीवियस स्टडीज के अंदर जब हम ओ लेवल्स में थे या ए लेवल्स में थे या इंटरमीडिएट के अंदर थे या बीकॉम में थे, हमने तो कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखा ही नहीं। हम तो फंस जाएंगे भाई। क्यों फंस जाएंगे भाई? आपका पूरा का पूरा पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड, यानी आपके पेपर के अंदर देयर विल बी 50 MCQs। MCQs का मतलब समझते हो? तुम्हारे सामने सवाल होगा और उस सवाल के 3 या 4 ऑप्शंस होंगे और तुम्हें करेक्ट वाला चूज करना होगा। बात समझ में आती है? हम पूरे कोर्स के अंदर तुम्हारी तैयारी कराता रहूंगा कि मैं MCQs कैसे प्रैक्टिस करने, कैसे प्रैक्टिस करने, कैसे प्रैक्टिस करने, वो सब मेरा काम है, तुम उसके ऊपर भूल जाओ। पेपर के अंदर जाओगे, तुम्हारे सामने 50 MCQs आएंगे। 50 MCQs में तुम सही ऑप्शन अपनी कैलकुलेशन करने के बाद, अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बाद तुम सारी की सारी चीजों को सिलेक्ट करते चले जाओगे। जैसे ये काम कर लोगे तो याद रखना 50 MCQs तुम्हारे पेपर्स के अंदर है और हर MCQ के 2 मार्क्स होते हैं। सही है, 2 मार्क्स ईच। 50 into 2 करोगे तो इसका मतलब 100 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम हो गया। वैसे तो पासिंग मार्क्स जो है तुम्हारे थ्रू आउट ACCA बेटा, पूरे ACCA के अंदर पासिंग मार्क्स आर 50%, लेकिन मेरा टारगेट तुमको ये है कि तुम्हारे पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे 100%। मैं जो आपकी तैयारी करा रहा हूं, मैं जो आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, वो 50-50 के लिए नहीं पढ़ा रहा भाई। मैं चाहता हूं कि आप 100 मार्क्स लेकर आए, आप 100 मार्क्स लेकर आए, 100 मार्क्स लेकर आए, 100 मार्क्स लेकर आए। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर 100 मार्क्स, और उसके लिए हम 100% एफर्ट करेंगे। हम 50% एफर्ट नहीं करेंगे। हम सारे लेक्चर्स लेंगे, हम सारी तैयारी करेंगे, हम सर का दिया हुआ एक एक नुक्ता फॉलो करेंगे, हम सारी स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे सो दैट वी अचीव दिस। 50 में पास तो फिर भी हो जाओगे, लेकिन अपना टारगेट क्या है? दिस इज आवर गोल। डन, दिस इज आवर गोल। क्लियर होती है बात? ये बेटा आपके पास जो ये 50 MCQs आएंगे ना, ये खूब समझ लीजिए, ये कंप्यूटेशनल भी होंगे, ये थ्योरेटिकल भी होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये बात याद रखना, तुम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जिस वक्त अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होगे और जिस वक्त तुम अपना सारा एग्जाम अटेम्प्ट कर लोगे 2 घंटे के अंदर अंदर, तो जैसे ही तुम एंड एग्जाम का बटन दबाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा उसी वक्त, देन एंड देयर रिजल्ट। और उसी वक्त तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हारे 100 आए, 98 आए, 94 आए, 90 आए, 88 आए, 86 आए, तुम्हें उसी वक्त पता लग जाएगा। बात समझ में आती है? तो क्विक सर्विस है हमारी, फास्ट फूड होता है ना, फास्ट रिजल्ट है आपका। क्लियर? सर आपने 100 मार्क्स का विजन तो दिखा दिया है, 100 मार्क्स हम पाना भी चाहते हैं, लेकिन सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 स्टेप्स हैं जो कि तुमने करने हैं। देखो बेटा, पूरे ACCA के अंदर आप जब भी पढ़ रहे होगे ना, तो खास तौर पे MA1 के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो MA1 के लिए तुम्हें एक तो चाहिए है स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? बुक, वो किताब जिसके अंदर, जिसको आप रेफर करके अपने पढ़ाई किया करेंगे। एक आपको चाहिए होती है बेटा एग्जाम प्रैक्टिस किट, इसको कहते हैं एग्जाम प्रैक्टिस किट। ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस किट के अंदर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर करके अपनी तैयारी को बेहतर बना लेते हैं। ये 2 चीजें आपको चाहिए एक्सटर्नली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए है, वो आपको चाहिए YY के स्टडी नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस YY के लेक्चर्स, यानी मेरे लेक्चर्स। 2 चीजें सबसे अहम है आपके लिए। मैं आपको अपने स्टडी नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मेरे स्टडी नोट्स जो होंगे उन्हीं की बेसिस के ऊपर मेरे लेक्चर्स बने हुए। तो जो जो आप मेरे लेक्चर्स में देख रहे होगे, जो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा रहा हूंगा, जो जो अपने सवाल में करवा रहा हूंगा, वो सारे के सारे मेरे स्टडी नोट्स के अंदर अवेलेबल होंगे। पहले आपका टास्क ये है कि मेरे सारे लेक्चर्स देखो, मेरे सारे स्टडी नोट्स पढ़ो। जिस तरह मेरे स्टडी नोट्स पढ़ोगे उसी तरह स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ोगे और एग्जाम किट अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट जो होती है ना, वो 2 टाइप बल्कि 3 टाइप के पब्लिशर्स की आती है। एक आती है कैपलन, एक आती है BPP। अच्छा, कैपलन और BPP जो है ना, ये पब्लिशर्स हैं, ये किताब पब्लिश करने वाले लोग हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो है एग्जाम किट भी आती है, इनकी एग्जाम किट भी आती है और इनकी स्टडी टेक्स्ट भी आती है। चैप्टर्स पढ़ने के लिए कैपलन, BPP और एक तीसरी चीज होती है स्टडी हब। ये स्टडी हब होता है ACCA का।
जब आप ACCA के अंदर इनरोल करेंगे ना, तो ACCA गूगल पे जाके लिखना ACCA स्टडी हब। ACCA स्टडी हब के अंदर आप अपनी ACCA की लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा स्टडी चैप्टर्स पब्लिश्ड बाय ACCA इन इटसेल्फ वो आ जाएगा। जो आपने मेरे लेक्चर्स के अलावा पढ़ाई करनी है ना, वो मेरे लेक्चर्स के अलावा आपने पढ़ाई करनी है एक तो स्टडी हब से, दूसरा आपने पढ़ाई करनी है किसी भी एक पब्लिशर की किताब से, किसी भी एक पब्लिशर की किताब से। आप कैप्लिन चाहें कैप्लिन यूज कर सकते हैं, BPP चाहें BPP यूज कर सकते हैं। इनिशियल के लिए कैप्लिन बहुत अच्छी किताब है, आप कैप्लिन फॉलो कर लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैप्लिन पसंद नहीं आती है, अगर पसंद ना आए तो BPP भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के अंदर एक जैसी चीजें लिखी हुई होती हैं, हाँ दोनों के अंदर एक जैसी चीजें, लेकिन जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें पसंद आए वो कर लेना। आसान अगर तुम मुझसे पूछोगे क्या है तो कैप्लिन है, आसान टू द पॉइंट है। अच्छा, अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ने का शौक है, डिटेल में यानी तुमको स्ट्रेट बात समझ में नहीं आती, तुम्हें पूरा का पूरा उसके ऊपर स्टोरी लिखी हुई हो तो बात समझ में आती है, तो फिर BPP थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड होती है, लंबी होती है, लेकिन 19-20 दोनों बराबर है। सबसे बेहतर क्या है कि आप ACCA का स्टडी हब फॉलो करते रहेंगे, मैं भी आपके साथ मिलके फॉलो करवाया करूंगा। क्लियर? अच्छा, मेरी स्टडी नोट जो है ना, वो स्टडी नोट्स अलाइंड है इन सारी की सारी किताबों से, इन सारी की सारी किताबों से और ACCA की स्टडी हब से अलाइंड है। तो जो चीज आप मेरे स्टडी नोट्स में पढ़ रहे होगे ना, वो ही दोबारा पढ़ रहे होगे आप इन किताबों के अंदर और बाकी सारी चीजों के अंदर, तो डबल रीइंफोर्समेंट हो रही होगी आपकी तैयारी के अंदर, क्योंकि हमें तो 100 मार्क्स लेकर आने, है ना। अच्छा, एग्जाम प्रैक्टिस किट जो है ना, ये आपने दोनों करनी है, कैप्लिन भी करनी है और BPP भी करनी है, दोनों की दोनों करनी है, लाजिम है, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाए। मेरे सवाल भी करने हैं जो मैं दूंगा, फिर आपने कैप्लिन भी करनी है, आपने BPP भी करनी है, सारी चीजें आपने करनी है। यानी सर अगर हम एक स्टडी पैटर्न बना लें, स्टडी पैटर्न क्या होगा हमारा भाई? स्टडी पैटर्न ये है, सबसे पहले आप कोर्स के अंदर इनरोल हो जाएं, इनरोल इनटू द कोर्स, ठीक है। जैसे ही आप इनरोल हो जाएंगे इस कोर्स के अंदर, तो आपको मेरे लेक्चर्स YY लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ में स्टडी नोट्स भी होंगे, ठीक है, प्लस स्टडी नोट्स, ठीक है। सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि आपने मेरा लेक्चर सुनना है और मेरे स्टडी नोट्स पढ़ने हैं। जब एक चैप्टर के लेक्चर्स मेरे आप सुन लें और मेरे स्टडी नोट्स को पढ़ लें, जो कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर स्टडी नोट्स पढ़ा रहा होता हूं, तो फिर उसी सेम लेक्चर के आप पढ़े स्टडी टेक्स्ट या स्टडी हब, ठीक है। मेरे लेक्चर्स देखे, मेरे स्टडी नोट्स पढ़े, फिर स्टडी टेक्स्ट पढ़ी या स्टडी हब पढ़ा, और फिर तीसरा स्टेप आपका क्या होगा? आप एग्जाम किट अटेम्प्ट करें। चैप्टर बाय चैप्टर आपने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, चैप्टर बाय चैप्टर आपने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मेरे लेक्चर, मेरे स्टडी नोट्स, स्टडी हब या स्टडी टेक्स्ट, और तीसरा एग्जाम किट। अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए आ गए, तो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब आप एग्जाम के अंदर जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने ही आने। अच्छा सर, ये कोई भी काम करते वक्त अगर हमारी कोई भी क्वेरी हो तो क्या करें? 24/7 व्हाट्सएप क्वेरी, 24/7 WhatsApp query system. You can ask me anything anytime you want, anything anytime you want. सर कैसे? पहली बात देखें, याद रखिएगा कि आप एक WhatsApp ग्रुप के अंदर होंगे, आप वहां भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है +92 345 2745092। आप मुझे जब चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वैसे पूरी कोशिश करता हूं कि राइट टाइम पे रिप्लाई करूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक साथ मैसेजेस आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, कभी मैं भी बिजी होता हूं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी आपके रिप्लाई का डिले हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कभी ना हो। मैं तो रात को सोने से पहले ना सारे मैसेजेस और उनका रिप्लाई करके सोता हूँ, पूरी कोशिश करता हूं कि सब फारिग हो जाए, और वैसे पूरी कोशिश करता हूं प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूं। अगर कोई मिस हो जाए तो वो रात में करते हैं, ठीक है ना। बस एक दो चीजें हैं, बस ऐसी मैं हमेशा कह देता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर, बाद में भी कह देता हूं कि देखिए, जब भी आप कभी ऐसा होता है, कभी आपने मुझे व्हाट्सएप किया और लेट्स से आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो आपको रिमाइंडर डालना चाहिए। लेकिन रिमाइंडर डालने का ना एक हम्बल तरीका होता है। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने टीचर को ऐसे क्वेश्चन मार्क्स बना के भेजें तो ये जायज़ नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। मैं एक डिसेंसी होनी चाहिए इंसान के बोलने के अंदर, इंसान के काम के अंदर, इंसान के तरीक़ेकार के अंदर। तो क्वेश्चन मार्क किसी को भी भेजना,
आप मतलब किसी को भी क्वेश्चन मार्क्स भेजें तो दिस इज नॉट डिसेंट। आजकल के मैंने लोगों के अंदर देखे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क बना के भेज देते हैं। बहुत कभी कभार बच्चे ऐसे आते हैं, बेशक सही है आप लोग छोटे हैं अभी, लेकिन फिर भी मतलब बड़े तो हो रहे हैं ना, बड़े होने के प्रोग्रेस के अंदर आ गए ना, कि कभी कभार बच्चे यूं भेजते हैं, एक मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा मैसेज, चौथा मैसेज, पांचवा मैसेज। इट डजंट लुक नाइस, इट डजंट लुक नाइस। मुझसे ये सारे एटिकेट सीख लो, ये ज़्यादा बेहतर है रादर देन कभी रियल लाइफ में जाके प्रोफेशनली अपने मैनेजर को या अपने बॉस को तुमने ऐसे क्वेश्चन मार्क्स भेजे, यू विल गेट टू नो व्हाट हैपेंस विद यू। दैट्स नॉट राइट, राइट। तो वैसे तो किसी को भी इस तरीके से रिमाइंडर नहीं डालना चाहिए। रिमाइंडर डालने का तरीका क्या होता है, मेरे बच्चे अक्सर जो अच्छे बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो पुराने मैसेज के ऊपर डॉट डाल देते हैं या पुराने मैसेज के ऊपर लिख देते हैं रिमाइंडर सर। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स डिसेंट, इट लुक्स रिस्पेक्टफुल। या तो अपने उस्तादों का, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना आपके ऊपर लाजिम है। मैं ही नहीं, कोई भी हो, किसी के साथ भी ये काम ना किया करें। इट डजंट लुक नाइस। आपका जो इंप्रेशन होता है ना आपकी टीचर की तरफ, वो बहुत बुरा पड़ जाता है। एंड इट सर्टेनली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। या सो प्लीज मेक श्योर दैट यू humbly रिमाइंड मी एंड मेक श्योर दैट यू गेट योर आंसर। क्लियर? अच्छा सर जी, ये बता दें कि आप करना क्या है। बहुत सारे लोग हो सकता है इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, उनको ना पता हो कि उनको क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले आपने ये करना है कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए www.acconline.co। उसके ऊपर जाइए, आप वहाँ से वेबसाइट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यानी हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। जब आप कोर्स बाय करेंगे, ये बात याद रखिएगा, कोर्स बाय करने के ऊपर आपको हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, जिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास लेक्चर्स भी हैं, जिसके अंदर आपके पास स्टडी नोट्स भी हैं, और वहीं से आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएंगे आप। ओके, डन। अच्छा, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, आपको कोई सवाल करना है, आपको कोई भी चीज़ करनी है, तो हमारे स्टूडेंट सपोर्ट या हमारे एडमिशन के नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, +923040489489 या +923290489489, ये हमारे नंबर्स हैं। आप इनके ऊपर जब चाहें, जैसी काउंसलिंग चाहें, हमसे हासिल कर सकते हैं। अगर अपने लिए या किसी फ्रेंड को रिकमेंड करना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस चाह रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू वेल। और अगेन, जैसे ही आप फीस अपनी पे कर देंगे, फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर्स के थ्रू भी पे कर सकते हैं, वो आपको हमारी सारी टीम गाइड कर देगी। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप स्टडी ग्रुप के अंदर भी आ जाएंगे, आप एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का होता है। एंड देन ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम चलते रहेंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इस ओरिएंटेशन सेशन से बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। ACCA के अंदर जब आप MA1 पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज के सेशन के अंदर ब्रीफ करी। अब नेक्स्ट क्लास से हमें अपने कोर्स को स्टार्ट करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि राइट टाइम पे इनरोल हो जाएं और अच्छे से अच्छा पढ़ने की तैयारी कर लें। क्लियर होती है बात? विद ऑल रिस्पेक्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।